बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदारती खुसूसी ट्रांसमिशन एक न्यूज़ के साथ मैं हूं फ़रूख बड़ाइच और आज पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी मुंतखब हो चुके हैं। दूसरी मरतबा भारी अक्सरियत से वो मुंतखब हुए हैं और सिविल शख्सियात में ये वाहिद शख्सियत हैं जिनको ये एजाज़ हासिल हुआ है कि वो पाकिस्तान के दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हो चुके हैं। आज सारा दिन पोलिंग का अमल जारी रहा। चारों असम्बलियों में, नेशनल असम्बली में क्या मंजरनामा था और आसिफ अली ज़रदारी साहब के सदर मुंतखब होने के बाद अगले 5 साल हुकूमत के लिए कैसे गुजर सकते हैं, हुक्मरान इत्तेहाद कहाँ तक चलेगा, कैसे क्या मुश्किलात होंगी, ये सारी बातें आज की इस ट्रांसमिशन में करेंगे। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के फयाजुल हसन चौहान साहब और साथ में स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जावेद मियाँदाद साहब, लेजेंडरी क्रिकेटर हैं और ख़ास तौर पे आज इसलिए हमने मदऊ किया है कि आप हमारे नए सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के करीबी दोस्त भी हैं, आप खान साहब के भी दोस्त हैं। सबसे पहले मैं चौहान साहब की तरफ चलता हूँ। फयाजुल हसन चौहान साहब, क्या देख रहे हैं ज़रदारी साहब का सदर मुंतखब होना, किस तरह से आप देखते हैं? आपने वोट भी किया, आपकी पार्टी ने, किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी प्रोसेस स्मूथली मैं समझता हूँ कि एग्जीक्यूट हुआ है और पाकिस्तान जनाब जमहूरी हवाले से आगे की तरफ बढ़ा है। तो मैं ये समझता हूँ ये अच्छा शगुन है। और पिछले कई माह से जो एक पाकिस्तान की सियासत की पर्दा स्क्रीन के अंदर एक अनसर्टेनिटी सी छाई हुई थी कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो क्या होगा। और फिर 8 फरवरी के बाद मैं समझता हूं कि पिछले 1 महीने में जो सोशल मीडिया के जरिए से एक अजीबोगरीब माहौल पूरे पाकिस्तान की सियासत के अंदर और मीडिया के अंदर मचाया गया, तो अब ये सारी चीजें खत्म होके अब परफॉर्मेंस की तरफ पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, जो लेटेस्ट हुकूमत है, उसको परफॉर्मेंस की तरफ जाना है। और पाकिस्तान के चैलेंजेस बड़े ही क्रूशियल किस्म के हैं। सिर्फ एक चैलेंज मैं आपको बता दूं इस हुकूमत का कि अगले 3 सालों में पाकिस्तान ने 62 अरब डॉलर जो है वो वापस करने हैं कर्ज की मद में। 62 अरब डॉलर, 62 अरब रुपए नहीं, 62 अरब डॉलर। अब वो कैसे आएंगे? पाकिस्तान के हालात तो बड़े दगरगू हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी, पाकिस्तान की मईशत भी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंपोर्ट और पाकिस्तान के जितने इकोनॉमिकल माइक्रो लेवल के और मैक्रो लेवल के इंडिकेटर्स हैं, सारे के सारे बड़ी बुरी हालत में हैं। तो इन हालात के अंदर अब मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत को और अपोजिशन को, दोनों को एक इंतहाई रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड के साथ पाकिस्तान के इन मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो देनी है। फयाजुल हसन चौहान साहब, ये कब एहसास हुआ आपको कि अब इस मुल्क को किसी किस्म की लड़ाई की ये मुतहम्मिल नहीं हो सकता ये मुल्क, और अब सबको मिलकर चलना चाहिए? आईपीपी के पास क्या प्लान है जो आप ये इतने पैसे वापस करने की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से ये वापस करेंगे? आप लोगों का क्या ताउन है हुक्मरान इत्तेहाद को? देखिए, बुनियादी तौर पर तो जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक सर्टेनिटी, एक जिसे कहते हैं कंसिस्टेंसी और एक मुसलसल हुकूमत, एक जिसे कहते हैं पीसफुल वे में, जब तक वो चीजें आगे नहीं चलेंगी, इकॉनमी तरक्की नहीं करती। शहबाज साहब, इकॉनमी की तरक्की का पहला और आखिरी असूल वो अमन व अमान और पुरसुकून माशरती और सियासी हालात हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर पिछले कोई 12 सालों के अंदर तो अमूमन और खसूसन फिर पिछले आप 2 सालों से आप देख लें कि पाकिस्तान की सियासत तो किसी जगह ठहरने नहीं दी गई, चाहे वो जायज वजूहात थी, नाजायज वजूहात थी, लीगल थी, इलीगल थी, हक के ऊपर थी या बातिल के ऊपर मबनी थी। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक सुकून वाले हालात नजर नहीं आए। अब जबकि ये सारी चीजें हो गई, इलेक्शन हो गया, उसके बाद हुकूमतें बन गई, प्रेसिडेंट बन गए, वजीर आजम बन गए, कल तक आपकी वफाकी काबीना भी बन जाएगी, बाकी सूबों में भी तकरीबन जनाब सूबाई कैबिनेट तश्कील पा गई हैं। अब असल जो चैलेंज है कि पाकिस्तान की आवाम को महंगाई के चुंगल से निकालो, पाकिस्तान की आवाम को बेरोजगारी की मारामारी से निकालो, पाकिस्तान की मईशत को अपने पांव पे खड़ा करके दिवालियापन से बचाओ। असल तो ये चैलेंजेस है। अब ये चैलेंजेस उसी सूरत में हासिल होंगे जब अमन अमान के साथ, रवादारी के साथ, बर्दाश्त के साथ पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अपोजिशन चलेगी। ये जो पिछले साल गुजरे हैं, पिछले माह गुजरे हैं, पिछले साल गुजरे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बदकिस्मती से इंतशार यहाँ पर आता रहा, कौन जिम्मेदार है इसका? किसको समझते हैं आप जिम्मेदार?
देखो जिम्मेदार सारे हैं हम। अब इसको इस मौके पे ना पॉजिटिव बात करें या नेगेटिव करें, दो चीजें हैं। अब आप ये सवाल पूछें, मैं एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ, एक इंतहा पसंदाना सोच के साथ मैं ये कहूं कि नहीं फलां है तो फलां नहीं, अपने ग्रुप को, अपने धड़े को या अपनी पार्टी को मैं सिक्योर करके मुखालिफ को जिसके साथ मेरी लाइकिंग नहीं है मैं उसको मवर्दे इल्जाम ठहराऊं, इन सारी चीजों को छोड़ के। तो आज का फैजुल हसन चौहान तो मुझे बड़ा मैच्योर नजर आ रहा है। जब हम असम्बली में देखते थे आपको, तब तो आप हमें बताते थे मरियम सफदर, जरदारी साहब सारे मसाइल की जड़ ये लोग हैं। तो आज तो मैं बस खुशाइंद है कि आज आप कह रहे हैं कि हमें इस वक्त में पॉजिटिव रोल प्ले करना है, हमें मिलकर आगे बढ़ना है। मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ आपकी सोच की तब्दीली में। अच्छा, बात यह है कि आपकी असम्बली के फ्लोर के ऊपर या जलसे और जुलूसों के ऊपर सियासत के अंदर जो जैसी जबान भी इस्तेमाल की जाए वो सियासत की एक रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आप ये कहें कि आपने प्रैक्टिकली बाय फोर्स सड़कें जैम करके, दूसरे मुखालिफ का घर जैम करके, आप पूरे मुल्क को जैम करके आपने रियासत नहीं चलने देनी, आपने मुल्क नहीं चलने देना, आपने माशरा नहीं चलने देना, ये चीज और होती है। सियासत के अंदर आपने एक दूसरे के खिलाफ बोलना तो होता है, लेकिन वो बोलना दलील के साथ या जैसे भी आप बोले, वो असेंबली के अंदर बोले, असेंबली के बाहर बोले, मीडिया में बोले, पर्दा स्क्रीन पे बोले, सोशल मीडिया पे बोले, वो तो बोलना होता है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो ये कि ये जो फिजिकली प्रैक्टिकली आप चीजों को अपने हाथों में लेके मार धाड़ कत्लो गारतगरी, एक दूसरे के दस्तों गिरबान फिजिकली होना, आप अपने मुल्क को जैम कर दें, आप जनाब अमूरे मुमलिकत ना चलने दें, आप रियासत की और माशरत के मामलात को ना चलने दें, ये पॉसिबल नहीं है आपका। आप जरदारी साहब को फिर मुबारकबाद आज पेश कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उनके सदर बनने के बाद चीजें स्मूथ हो जाएंगी। मैं आपको शहबाज साहब एक चीज बताऊं, आसिफ अली जरदारी साहब से बेहतरीन पॉलिटिशियन पाकिस्तान में कोई नहीं है। अब आप हैरान होंगे मेरे इस फिक्र के। मैं बिल्कुल हैरान हूं क्योंकि हमने कुछ और सुना है। सुने वो सियासतदान है। सियासत के अंदर कभी झुकना पड़ता है, कभी कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कभी सब किसी को साथ देके चलना पड़ता है, कभी बैठना पड़ता है, कभी अपनी सोच को एक साइड पर रख के बाकियों की सोच को अपनी जाती मफाद के लिए, पार्टी के मफाद के लिए, मुल्क के मफाद के लिए, जनाब आप अपनी सोच छोड़ के दूसरे की सोच के साथ आपको चीजों को चलाना पड़ता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये रही कि जब कुछ लीडरशिप ऐसी है कि जो नरगिसियत का शिकार है, वो कहती है कि मैं वजीर आजम हूंगा तो मैं अपोजिशन लीडर और अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा, मैं अपोजिशन लीडर हूंगा तो मैं वजीर आजम के साथ नहीं बैठूंगा। चाहे मुल्क तबाह हो रहा हो, चाहे पार्टी तबाह हो रही हो, चाहे रियासत तबाह हो रही हो, चाहे माशरा तबाह हो रहा हो, उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं बैठना, मैंने कोऑर्डिनेट। आसिफ जरदारी एक समझदार सियासतदान है। अब आप देखें कि अगले ने जो क्राइसिस निपटा पिछले 5 सालों में, क्राइसिस से निपट के आज सदर पाकिस्तान बन गए। और भाई यही तो सियासत है। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त इक्तदार में आ गए, उनकी पार्टी, हालांकि आज से साल पहले की सूरत-ए-हाल, 1.5 साल पहले की सूरत-ए-हाल कुछ और थी। तो जनाब सियासत अंदर चीजों को कभी पीछे हटना पड़ता है, कभी आगे बढ़ना पड़ता है। जी, जावेद मियादाद हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आप तो पाकिस्तान का बड़ा नाम और ख़ास तौर पे ये कि बानी पीटीआई यानी खान साहब, उनके भी आप दरीना दोस्त, और आसिफ अली जरदारी जो हमारे सदर बन चुके हैं, उनके भी आप 75-74 से दोस्ती है। जी तो कैसा पाया इन्हें, किस तरह के आदमी है, ज़रा मैं चाहूँगा जो दोस्त बताते हैं ना। देखिए, आसिफ साहब का तो मैं ये कहूँ मलंग आदमी है। अच्छा, मैं तो जानता हूँ 74-5 से हमारी मतलब दोस्ती रही है माशाल्लाह। जब भी मिले तो बहुत अच्छी तरीके से हमारे रहते हैं, मगर वो यानी कि ज़हनी तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग है और इतना चीज़ों को समझते हैं और उन चीज़ों को देखते हुए आए हैं कि मैं समझता हूँ कि अगर इनका एक मशवरा भी जो है ना तो वो भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा, बहुत मतलब रिफाइन है बिल्कुल, यानी कि जो चीज़ें प्रैक्टिकल देखी हैं वो किसी और ने नहीं देखी होंगी जितनी जरदारी साहब और उस वक्त 74-5 में प्रैक्टिकली जो चीज़ें देखते रहे। क्योंकि बड़े अच्छे मतलब इनके फादर जो थे वो बड़े जरदारी साहब जो थे
और उस तो वक्त जब आपकी मुलाकातें शुरू हुई तो जरदारी साहब की क्या मसरूफियत हुआ करती थी उस वक्त, क्या? नहीं, उस वक्त लाजिम बात है, हम यंग थे आपस में, मतलब मैं उस वक्त खेल भी रहा था, मुलाकात होती थी तो वो डिफरेंट था उस वक्त, राइट। उस वक्त ये चीज़ नहीं थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसे शख्स हैं कि अगर इनके हाथ में कोई चीज़ दे दी जाए तो वो उसको बना देंगे, बना देते हैं। बना देंगे। और आप इससे पहले फरमा रहे थे, जब अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो आपने कहा कि इनको कोई काम कहा जाए तो काम मुकम्मल करके दिखाते हैं, यानी छोड़ कर आते हैं घर तक। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि अगर इनके हाथ में दे दिया जाए कि भाई ये चीज़ है, वो ख़ुद भी माशाल्लाह बड़े ज़हनी शार्प हैं कि आपको उसी वक्त बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह। फैजुल हसन चौहान साहब, फैजुल हसन चौहान साहब, आपके मैंने कमेंट्स लेने हैं, फिर आपको इजाज़त भी देनी है कि क्या ये कायरा साहब कह रहे थे, कायरा साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान को खुशहाली मिली है जब भी पीपल्स पार्टी आई है। या देखिए, कायरा साहब ने जो बातें की लेजिस्लेशन के हवाले से, आइन की इस्लाहात के हवाले से, उसमें तो कोई शक नहीं है कि 2008 के अंदर जब ये बरसे इक़्तिदार आए थे तो 18वीं तरमीम से लेके फिर 19वीं तरमीम, फिर 20वीं तरमीम, और फिर उसके बाद भी देखिए बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी है। देखो शहबाज भाई, आपने सारी चीजें देखी, हमने जो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से पॉलिटिक्स की, और फिर आखिरी जो 2 साल जो गुजरे हैं, पूरे 2 साल तकरीबन हो गए हैं। अब इन 2 सालों के अंदर आप देखें, और उससे पहले भी हमने एज अ पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं किया। पॉलिटिकल पार्टी कभी भी हठधर्मी का शिकार नहीं होती, पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल कारकुन भी कभी हठधर्मी का शिकार नहीं होता। ताल्लुकात इंडिविजुअल के साथ बनाने के हवाले से या कलेक्टिव के साथ बनाने के हवाले से, किसी रियासती मामलात के हवाले से। अब देखिए, मुल्क के अंदर सैलाब आया हुआ है, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर आई हुई है, मुल्क के अंदर जलजिला आया हुआ है, मुल्क के अंदर जनाब मुख्तलिफ किस्म के मुल्क के ऊपर हमला हो गया है। अब ऐसे मौके के ऊपर कोई वजीर आजम ये कहे कि यार मैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो करूंगा लेकिन मैं नहीं बैठूंगा, मेरी जगह मेरा नंबर 2 जाके बैठेगा। तो यार हम का सीगा पीटीआई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार। मैं वही बात कर रहा हूं कि हमें ये लोग बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इन्होंने एक प्ले किया है। बाकी जात के हवाले से प्लस माइनस, खूबियां खामियां, ये चीजें भी साइड पे रख दें। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी बड़ा अच्छा खेली, नून लीग बड़ा अच्छा खेली, उन्होंने बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स की, अच्छी पॉलिटिक्स के तहत वो दोबारा इक़्तिदार के अंदर मौजूद है। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने आज वक्त दिया। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बाबर डोगर साहब, एक न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, फरवा वहीद हमारी साथी एंकर, सीनियर तजियाकार, उन्होंने हमें मौका दिया। जावेद मियां दास साहब की तरफ इसलिए मैंने आपको लेके जाना है कि जावेद भाई और आसिफ जरदारी साहब जो हमारे नए सदर हैं, उनकी पुरानी दोस्ती है। मैं उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, फिर आपसे इंशाल्लाह बात करूँगा। आपने बताया कि 75 से शनासाई हुई, क्या ये स्पोर्ट्समैन भी हैं, किसी स्पोर्ट्स से भी दिलचस्पी रखते हैं? पोलो के बहुत बड़े अच्छे प्लेयर होते थे, ये से प्ले पोलो। अच्छा, हाँ, हमें ये तो पता चला कि इन्होंने एक्टिंग की, यानी पहले एक किसी फिल्म में एक्टिंग भी की, सालगिरह। अच्छा, ये पता चला कि प्रोफेशनली पोलो बहुत खेली है। और आपने बताया कि अल्लाह वालों के भी मानने वाले हैं, वो क्या है? जरा थोड़ा सा। करीबी बुजुर्गों के साथ एक खास रहने रहती है इनकी मोहब्बत। तो आपने बतौर इंसान कैसा पाया इन्हें? वंडरफुल। मैं कहता हूँ कि ऐसा दोस्त, ऐसा भाई सबको मिलना चाहिए। तो एक दोस्त आपके और भी हैं, इन दिनों जेल में हैं, उनके बारे में भी कुछ कहिए। नहीं, इमरान खान ठीक है, मतलब वो हमारे तो दोस्त हैं और रहेंगे इंशाल्लाह, राइट। मगर पॉलिटिक्स और दूसरी चीज़ में थोड़ी सी फर्क है। मैं तो सिर्फ दोस्त। आसिफ जरदारी साहब जो है पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी तरीके से, राइट। अब लाजिम बात है कि इमरान जो थे वो उस लेवल पे थे, इमरान को विंग्स अच्छे चाहिए थे, जो विंग्स मैं समझता हूँ सही नहीं मिले। तो जब खान साहब सियासत की तरफ आ रहे थे तो कभी उस वक्त मुलाकात हुई या आपने रोका? मुझे तो बड़ा जोर लगाया कि आ जाओ। आपको भी कहा कि तरीके से? उस वक्त मेरा ये था कि नहीं, मैं आई वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम, राइट। तो इस वजह से उनको भी खबरदार किया होगा कि यार किस तरफ जा रहे हो। हालांकि जब प्राइम मिनिस्टर जब बने थे तो आई वॉज विद हिम, ठीक है। उस वक्त यानी कि काफ़ी चीज़ें की थी। आई मेट एक बुजुर्गों से मैं मतलब और बता दिया था कि इमरान कि हाँ तुम बन जाओगे, आ जाओगे, राइट। और उसके बाद बस कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसकी वजह से थोड़ी सी कि उसके बाद उनको अगर उनके साथ रहते और उनके होती रहती तो आज भी रहते। तो आखिरी मरतबा मुलाकात कब हुई खान से? मेरी तो काफ़ी यानी कि
जब बने उसके बाद फिर है ना नहीं रही। वजीर आजम जब बने थे तब आप वहाँ मौजूद थे? हाँ, वहाँ मौजूद उसके बाद मुलाकात नहीं हो सकी? उसके बाद जो है ना वो फिर हमारी और जब निकले तब भी कोई फ़ोन किया, कोई आपने कोई मैसेज भेजा? मैं तो अभी भी आई एम रेडी टू हेल्प। मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी कोई अगर कोई भी शख्स अगर पुराना दोस्त भी है, हमारे कोलीग्स भी है, अगर इफ़ आई कैन हेल्प सम व्हाटएवर, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो जरदारी साहब से भी आखिरी मरतबा कब मुलाकात हुई? काफ़ी अरसा हो गया। हाँ, मतलब क्योंकि वो इस्लामाबाद ज़्यादा चले गए ना, कराची होते थे तो हो जाती थी। बस जावेद भाई, आपके तो दोस्त बड़े बड़े हैं, कुछ दोस्तों का नाम मैं ले सकता हूँ, कुछ का नहीं ले सकता। फरोह वहीद, क्या देख रही हैं आज के दिन को? कैसे आप पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हुए आसिफ अली जरदारी साहब, आज के दिन को कैसे देख रही हैं अगर पूरा समअप करें तो? एक बेहतरीन आगाज़ हुआ है मेरा ख़्याल से जमहूरियत की किताब के एक चैप्टर में, एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। अब देखना ये होगा ये चैप्टर जो है ये 5 साल के लिए लिखा गया है या ये 2-2.5 साल के लिए लिखा गया है, और इस चैप्टर के अंदर कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं। क्योंकि हमने रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट देख लिया है और हमने खान साहब की गवर्नमेंट जाते हुए देखी है जमहूरी अमल से, और मुझे अंदेशा ये है कि अब सदर तो मुंतखब हो गए, अगला मरहला सेनेट का है, वो भी हो जाएगा, शायद अफ़ाम तफ़हीम से हो जाएगा, और काबीना तश्कील देने की बातें हो रही हैं, उस पर भी सोच विचार कर रहे हैं, वो भी हो जाएगा। मगर देखिए, बनाना इमारत को और उसको चलाना बड़ा फ़र्क होता है। तो आप एक चीज़ तैयार कर लेते हैं, उसको चलाने में बड़ी पावर लगती है, तो वो देखना होगा फ़ारूक के आने वाले टाइम पे वो कैसे चलती है। ठीक है, इक़्तिदार जो है वो तो अब देखते हैं कि आगे किस तरह से चलता है। वैसे जावेद मियाँदाद से बात मैं भी करना चाहती हूँ, उन्होंने बात की है आसिफ अली जरदारी के बड़े अल्लाह लोग वालों के साथ ताल्लुक आते हैं। वैसे खान साहब के भी कम नहीं रहे हैं, खान साहब के भी आस्थानों पे बड़े चक्कर लगते रहे हैं, फिर उनका आस्थाना जब बदल गया, किसी खातून के हाथ आ गया, तो फिर वो दोनों में तबाही के मरहले में चले गए। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, वैसे अगर दोनों की शख्सियात में क्या अगर कोई फ़र्क करना की कोशिश करें हम, तो किस तरह से देखेंगे? आदमी होता है कि देखें, जरदारी साहब जो आए हैं बिल्कुल नीचे से आए हैं ऊपर, बिल्कुल राइट। मैं क्या बताऊं कि जब जिस प्लेटफॉर्म से वो आए हैं उन्होंने सारे लोगों को देख लिया था। ठीक है, ही मेट एवरीवन, यानी कि नीचे से लेके तो ऊपर तक, राइट। मगर इमरान जो थे, लाजिम बात है कि वो हम लोग क्रिकेट में थे, वो चीज़ें नहीं देखी थी जो उन्होंने देखी हैं। आप कहना चाह रहे हैं वो पैराशूटर थे? जी, पैराशूटर नहीं, बिल्कुल अल्लाह वाले टाइप दरवेशों के साथ रहने वाले। शोहरत थी, इमरान साहब नहीं, इमरान साहब लाजिम बात है कि विंग्स जो थे ना वो सही नहीं मिले एक, और फिर इमरान साहब जो है वो सुनते भी नहीं थे। वो जो समझते थे वो उसके ऊपर है ना स्ट्रिक्ट करते थे। ठीक है, बाबर डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे? भाई, अभी आपने एक बात की कि इमरान खान साहब जब आए तो उन्होंने आपको ऑफ़र की कि आप भी पॉलिटिक्स में आए। बहरहाल आप भी एक सेलिब्रिटी हैं, बड़ा नाम है, जरदारी साहब से भी आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो उन्होंने आपको कभी ऑफ़र नहीं की कि आप सियासत में आएँ या आपको इलेक्शन लड़वाते हैं? नहीं, मेरा मतलब वो जो आसिफ साहब से जो बात है वो तो 74, 5, 6 जब चली थी। मगर अभी ये है कि मुझे ऑफर तो बहुत हैं, मगर मैं खुद भी मतलब वैसे किस सियासी पार्टी से डरा ऑफर नहीं हूँ, मैं आऊँगा ज़रूर, करूँगा ज़रूर मैं, मगर एट द मोमेंट मैं चाहता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो मैं अगर करूँ तो उससे ज़्यादा फ़ायदा है मुल्क को होगा इंशाल्लाह। मेरे जहन में एक है कि पाकिस्तान का कर्जा उतारना है। नहीं जावेद भाई, आप कह रहे हैं सियासत में आऊँगा ज़रूर, मैं पाकिस्तान का जो कर्ज है ना वो उतारवाना है, बस ये मेरा मिशन है, प्लान है आपके ज़हन में, ये मेरा मिशन है। अब आप देखें इस मुल्क में जो दो अहम शख्सियात हैं वो आपके दोस्त हैं, अपने प्लान को आप लेके आप जहाँ पे भी जाएंगे सुना जाएगा। कितनी मुमासलत है कि वो दोनों शख्सियात भी कहती थी कर्जा प्लान जो है वो लाजिम बात है, व्हाट आई विल गो ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने पाकिस्तानी भाइयों से। ये पैसे कहाँ से देंगे? ये भी मैं उनसे सिर्फ कहूँगा कि मुझे $1 पर मंथ दो, $1 पर मंथ ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तानियों से एक तरीके से मांगूंगा और कहूँगा कि ठीक है, ये पैसा किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे और ये सीधा है ना IMF को जाएगा। ये $1 पर पर्सन आप लेंगे? पर पर्सन जो भी जीते चाहने वाले बहुत हैं, लोगों का इतबार है,
ठीक है। देखिए आज किसी के ऊपर भी बात आ जाए ना, पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी ही पूरी दुनिया में हैं उन्हीं से पैसे लेके पाकिस्तान का कर्जा उतार देंगे? कर्जा उतारेंगे। मैं अपने लिए नहीं, मैं पाकिस्तान के आने वाली नस्लों के लिए ये बोलूँगा। भी वैसे जावेद भाई आज की क्या ब्रेकिंग है कि जावेद मियांदाद साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं अगर इनको मौका मिले। फजल भाई, वैसे तो इसमें पाकिस्तानी एक लाखों चीज डॉलर, लाखों जावेद रुपए के भाई, ये आप जो कैंपेन आप सोच रहे हैं कि आप सारी दुनिया में एक कैंपेन चलाएं और पाकिस्तान का कर्जा उतारने की बात कर रहे हैं, ये किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में आप जाएंगे या पर्सनली नहीं, आप गवर्नमेंट से किसी ना किसी अरेंजमेंट के तहत ही आगे बढ़ेंगे? गवर्नमेंट से तो बात हो सकती है, गवर्नमेंट से बात करके देन आई विल गो फॉर लाइक जहांगीर खान है, माई सेल्फ है, अफरीदी है, हम लोग 3-4 लड़के लेके ना इस तरीके से वी विल आस्क द पाकिस्तानीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको इन्वॉल्व करेंगे इसमें। देखें ना सबके सामने है जितने पाकिस्तानी है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, सारा पाकिस्तान है ना, सबकी प्रॉब्लम है ये। अगर आज किसी ने हाथ नहीं पकड़ा तो क्या है, ठीक है पाकिस्तान नहीं है, यही है ना, ठीक है, तो पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। गुलाम मैं मुर्तज़ा साहब एक इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया उन्होंने, ब्यूरो चीफ हैं एक न्यूज़ के। उनको भी हम गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं क्योंकि इस्लामाबाद का भी एक शख्स होना चाहिए। हाँ, नहीं, क्योंकि जब इतना इस्लामाबाद बड़ा तो बहुत अच्छा ज़रूरी मंसूबा है। बन रहा हो, अल्लाह करे आपके अज़ाइम तो बड़े ज़बरदस्त हैं जावेद भाई, हम तो इससे पहले होगा। आप मैं उस तरह से इसमें देख ही नहीं रहे थे। फारूक, मैं तो सिर्फ अपने इसमें नाम एक पे चीज़- एक $1 मांग रहा हूँ ना सिर्फ। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना मैं चाहूंगी। कहता हूँ पर मंथ दो मुझे $1, पर मंथ $1 दो मुझे, दे दो, और पाकिस्तान का कर्जा उतार दूंगा। उतरेगा इंशाल्लाह उतरेगा, कैसे जावेद नहीं मियांदाद उतरेगा। साहब, इससे बहुत बेहतर नहीं है कि आप जो हमारी हुकूमत में बैठे लोग हैं उनसे हाथ पांव जोड़ के कह दें कि अपने खर्चे कम कर लें, काबीना का हजम छोटा कर लें, चाय हमने पानी जो के। पेमेंट करनी है ना डॉलरों में करनी है, तो जब तक आपने इकट्ठे कर रहे हैं डॉलर का रेट बहुत ऊपर जा चुका गुलाम है। मुर्तज़ा सही साहब है ना। तो ओवरसीज पाकिस्तानी इतने दिल वाले हैं, मुझे पूरा यकीन है अपने ऊपर कि दे लव मी सो मच दे श्योरली कि इंशाल्लाह जहांगीर खान को भी लूँगा, अफरीदी भी, हम 3-4 लड़के मिलके, इज नो हार्म टू ट्राई। या ये तो वैसे आपने बड़े बड़े जितने प्लेयर्स हैं जिनकी बड़ी शोहरत है उन सबको अपने साथ शामिल कर लिया है। इनका आप कह रहे हैं कि इस तरह से भी होगा, इनसे पैसे भी लेंगे, हो सकता है, बिल्कुल हो बैट सकता वगैरह है, भी नीलाम बल्कि करेंगे। आप ये दोनों देखिएगा में। अगर ये हमारा प्रोग्राम जा रहा है तो जा रहा है। ऑलरेडी हमें ना इसका ना रिप्लाई आना शुरू होगा। ठीक हो गया जी। जावेद मियांदाद साहब की अपील सुन ली पूरे पाकिस्तान ने। गुलाम मुर्तज़ा साहब आप तो ये सुन रहे हैं, और इस्लामाबाद का पाकिस्तानियों क्या- से भी, सॉरी हमसे, जिसकी ₹1,00,000 तनख्वाह है उससे ₹1,000 ले लिया जाएगा। अच्छा तैयार हो जाए, जिन जिन की पाकिस्तानी जो लाख है, रुपए तनख्वाह है, जिसके एक न्यूज़ वाले भी तैयार हो 500, जाए, जिन जिन की 1 लाख तनख्वाह 1,000, मुर्तज़ा साहब की भी 1 लाख से जायद है, काफ़ी लाख है उसमें। मुर्तज़ा साहब क्या माहौल है इस्लामाबाद में? जी, इस्लामाबाद में अब जीत का जश्न है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफिस के बाहर जो है वो मनाया जा रहा है F6 में। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अभी कुछ ही वक्त पहले जरदारी हाउस पहुंचे हैं। वहां पे मोहसिन नकवी और जरदारी आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं सदर पाकिस्तान, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है, मुबारकबाद जो है वो एक्सचेंज की गई हैं। और अभी उनके साथ ही उसी घर में मौजूद हैं, बातचीत हो रही है। और फिर एक दफ़ा दरख्वास्त की जा रही है कि आप अपने लोगों को कैबिनेट में जो है वो शामिल वज़ीर-ए-आज़म करवाएं साहब हमारे साथ। सदर जरदारी जब साहब को मुबारकबाद देने उनके घर पहुंचे और मोहसिन नकवी साहब उनके हमरा थे या पहले से मौजूद थे वहां पर? पहले से मौजूद पहले से थे, मौजूद वो थे आसिफ अली जरदारी साहब के जरदारी साथ। साहब के पास मौजूद ये तो थे। होगा। वो जरदारी साहब और दूसरा और अभी रिक्वेस्ट ये की अभी गई बड़ी है- बात जी, कर जी, रहे थे जावेद भाई जी, मैं प्लेज करता हूं जावेद भाई ने जिस वक्त भी ये काम शुरू किया, ये जितना कहेंगे मैं उससे डबल उसमें इंशाअल्लाह जावेद भाई मुर्तज़ा साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं एक न्यूज़ के, ऐड उन्होंने करता क्या रहूंगा। ताहयात जब आप इसका ऐलान करेंगे पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए, जितना आप मुझे कहेंगे मैं उससे डबल करूंगा और जब तक मेरी ज़िंदगी है कर्जा उतारने के लिए मैं हाजिर हूँ। तो ये गुलाम मुर्तज़ा साहब ने तो कह दिया। मुर्तज़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने जो अपडेट दी। बाबर डोगर साहब, ये तो एक बात होगी, हमने साथ में पाकिस्तान के लिए जावेद मियांदाद हमारे दरमियान मौजूद थे तो उन्होंने एक तजवीज़ भी पेश की, बल्कि एक मंसूबा पेश किया। आज के दिन को आप किस तरह से देखते हैं, किस निगाह से देखते हैं जरदारी साहब का दोबारा ऐवान सदर में जाना? देखें, ये जो एक फॉर्मेशन थी गवर्नमेंट की, उसका एक प्रोसेस था। उसमें पहले पार्लियामेंट बनी, प्राइम मिनिस्टर बना, चारों चीफ मिनिस्टर बन गए, अब प्रेसिडेंट आ गया, उसके बाद अब सेनेट आना है और सेनेट के बाद ये सारी एक साइकिल ख़त्म हो जाएगी। और जो एक जो
कह रहे कि पीडीएम पार्ट 2 है, तो वही सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दफ़ा दोबारा इकट्ठी हुई हैं और एक नए मैनिफेस्टो के साथ इकट्ठी हुई हैं। आपको भी ये पीडीएम पार्ट 2 लगता है? बिल्कुल लगता है, वही पॉलिटिकल पार्टीज हैं और सिचुएशन भी वही है, सारी चीज़ें भी वही हैं। अब इस नए सिनेरियो में ये किस तरह से प्ले करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ जो चेंजेस हैं वो ये हैं कि उस वक्त प्रेसिडेंट जो था वो पीटीआई का था, अब प्रेसिडेंट जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा हैं वो हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन कर ली है। शौकत बसरा साहब हमारे साथ स्टूडियो में, बाबर डोगर साहब, फरवा वहीद साहिबा और जावेद मियाँदाद साहब मौजूद हैं। और इससे पहले उन्होंने आपकी आमद से पहले एक बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया है, पाकिस्तान के लिए कर्जा उतारने के लिए उन्होंने अपील भी कर दी है। उन्होंने कहा जिसके पास 1-1 लाख जिसकी तनख्वाह है वो 1-1 हज़ार रुपया दे और जो बाहर मौजूद हैं वो 1-1 डॉलर दे, मैं पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार दूंगा। ये आपके बानी, आपके कायद इमरान खान साहब भी कहा करते थे, लेकिन वो ये काम हो नहीं सका। अब तो जावेद भाई ने ले लिया जिम्मा। तो मुझे ये बताएं कि कितने खुश हैं आप आज जरदारी साहब दोबारा सदर बन गए हैं। जब लास्ट टाइम वो सदर बने थे तब आप बहुत ज़्यादा खुश थे, आज आप खुश हैं या क्या जज्बात हैं आपके? फर्क भाई, सबसे पहले तो जावेद मियाँदाद साहब हमारे कौमी हीरो हैं और खुद मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। अल्लाह ताला इनको सेहत दे। और डोगर साहब को, फरवा को, सबको मेरा सलाम और जो लोग सुन रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। फर्क भाई, आप कह रहे हैं खुश हैं या आपको क्या फीलिंग्स हैं जी? जिस निज़ाम की बुनियाद झूठ, फ्रॉड, धोखाधड़ी और फ्रेब पर हो और 2 नंबरी पर हो, वो निज़ाम और बुनियादें हिल जाती हैं। आज मैं बतौर एक सियासी कारकुन में शर्मिंदा हूं कि आज उस मुल्क में मैं रह रहा हूं जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका दस्तूर 1973 जिसमें कहा गया था कि अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा है। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती देखिए कि आसिफ अली जरदारी 24 सीटों के साथ इस वक्त पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए हैं। बल्कि मुंतखब क्या हुए हैं, उन्होंने जमहूरियत को तबाह करके अवाम का तमस्कुर उड़ाकर वो 24 सीटों के साथ सदर आ गए। कैसे कह सकते हैं बसरा साहब कि जमहूरियत को तबाह करके वो पहुंचे हैं? तबाह करके कैसे? आपके जो कैंडिडेट हैं, सदारती कैंडिडेट, उन्होंने कहा ना आज कोई वोट बिका है ना खरीदा गया है, आप कुछ और कह रहे हैं। फर्क भाई मैं बताता हूँ, 17 सीटों वाला डिग्गी वाला वजीर आजम बन गया, 36 सीटों वाली मरियम बीबी कैलबरी फॉन्ट वजीर आला बन गई। ये वो लोग हैं। और 180 सीटों वाला आज जो पाकिस्तान का हीरो है, जैसे जावेद मियाँदाद खान को मैंने कहा, जो पाकिस्तान का हीरो है, जो पाकिस्तान को बचा सकता है, जो पाकिस्तान है वो जेल के अंदर बंद है। और ये लोग जो सदर मुंतखब हुए हैं, वजीर आजम मुंतखब हुए हैं या वजीर आला या गवर्नर बन रहे हैं, ये वो लोग हैं ठीक है जिनको जेलों में होना चाहिए था, जिन्होंने पाकिस्तान का माल लूटा है, पाकिस्तान का खजाना लूटा है। आज बदकिस्मती देखिए कि वो लोग आईनी ओहदों पर बाई हुक और बाई क्रोक धांधली के जरिए लूट मार करके। आप किसको मुखातिब कर रहे हैं? पाकिस्तान का माल लूटा बार बार आपकी गुफ्तगू में आ रहा है, किसको मुखातिब कर रहे हैं? मैं बताता हूं फर्क भाई, आप इनके वो तमाम मुकदमात, वो केसेस निकाल लीजिए। हमें तो यही बताया था रियासत ने और जेआईडी के अंदर कि आसिफ अली जरदारी, में फिर कहता हूं मैंने पीपल्स पार्टी से सियासत शुरू की, लेकिन आसिफ अली जरदारी के मुतालिक बताया गया 10% है। और ये शरीफ खानदान तो ये ज़ेब नहीं देता। आप जरदारी साहब को कायद कहते थे 10%, आपको ये ज़ेब नहीं देता। गुजारिश सुन लें जी जी, मुझे बात देखना फर्क भाई, ये मेरा हक है, मैं जो कहूं अगर मुझे काउंटर करने के लिए कोई काउंटर करे। मैं आज शर्मिंदा हूं, इसलिए शर्मिंदा हूं कि पाकिस्तान का नौजवान आज देख रहा था कि पाकिस्तान बदल जाएगा, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होगी। लेकिन जिस तरह दिन दिहाड़े डाका डालकर, मैंडेट चोरी करके इन क्रिमिनल्स को आईनी ओहदों पे बैठा दिया गया है, ये मैं नहीं समझता ना पाकिस्तान आगे जा सकता है ना पाकिस्तान आगे चल सकता है। आप मुझे छोड़ दें, आप पिलडैट की रिपोर्ट चेक बसरा साहब हमारे साथ ही रहिएगा। मैं स्टूडियो में हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनको भी जरा गुफ्तगू में लूँ। बसरा साहब, तो मैंने तो उनसे पूछा था आपके क्या जज्बात हैं, उनके तो जज्बात ही कुछ और हैं और वो तो कह रहे हैं कि ये तो 17-18 सीटों से ये सदर बन गए हैं। जो इनके सदारती कैंडिडेट ने भी जो बातें नहीं की वो सारी आज बसरा साहब कर रहे हैं।
फरवा, क्या आपका टेक है इसके ऊपर, क्या इस तरह से देखती हैं? नहीं, मैं पूरी बात तो बसरा साहब की नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन आई एम श्योर के ही मस्ट बी पॉइंटेड आउट द इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान। जी, वो इसी के ऊपर उन्हें क्योंकि वजीर आजम को वजीर आजम नहीं मान रहे, सदर को सदर नहीं मान हाँ, रहे। लेकिन ये वही लोग हैं जो पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नहीं मानते थे, फिर वॉकआउट भी कर लेते थे और फिर चीनी सदर का दौरा भी इनकी वजह से मुलतवी हो जाता था। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि इनका तर्ज सियासत आज तक ठीक क्यों नहीं हुआ है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन पॉइंट ये है कि इस मामले में जो 2024 के इलेक्शन है, वी ऑल नो कि देयर आर सम हिकअप्स, और कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो एज ए जर्नलिस्ट हमें भी समझ नहीं आती हैं। तो इस मामले में तो इनके साथ ज्यादती हुई है। अब की बार हम कह सकते हैं कि इना दे नाल ज्यादती हुई है, पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ ज्यादती हुई हाँ है। सुनी, मतलब हम अब इनके हक में थोड़ा आवाज बुलंद करें। 2018 में किसी और के साथ ज्यादती हुई थी, तो मुझे लगता 2018 है में किसके साथ ज्यादती हुई थी वो भी लगे याद कह दें। नहीं, अगर इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे कि हमें कम नहीं, सीट्स मिली आप थी, लेकिन अपना- आप ऑन अ वेरी ऑनेस्ट नोट मुझसे पूछ रहे हैं, तो फिर नून लीग के साथ ज्यादती हुई थी 2018 में। 2018 में चोरी हुआ बिल्कुल नून लीग के साथ ज्यादती हुई। इस वक्त इनका हुआ, सुन्नी इस वक्त इनके साथ हुई है। तो मेरा ख्याल से कान यहाँ से पकड़े या वहाँ से पकड़े हल नहीं निकलता। आज ये कह रहे हैं कि इनके साथ गलत हुआ है, पहले वो कह रहे थे, उन्होंने भी वही गलतियां की हैं फारूक इस बार इलेक्शन में जो इन्होंने 2018 में की थी। तो पॉइंट ये है कि कहानी वहीं से शुरू हुई है जहां पर हम इख्तिताम चाह रहे थे, हम सर्कल्स में घूम रहे हैं, यू नो, बसरा साहब तो खत्म नहीं हो रहे कोई पॉइंट कोई अपना रेज करना चाह रहे हैं। बसरा साहब की आवाज सबको आनी चाहिए। जी बसरा साहब। देखिए फरक भाई, एक तो मुझे आवाज क्लियर नहीं आ, लेकिन फरवा की बात जो मैं समझ पाया हूँ, उन्होंने कहा कि 2018 में इलेक्शन चुराया गया था, इसलिए 2024 में भी इलेक्शन चुरा लिया गया है, जो मैं समझ पाया हूँ। गुजारिश ये है कि 2018 में हमें कहा गया कि हमें एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, हमें जहांगीर तरीन का जहाज लेकर आया, हमें पता नहीं अलीम खान साहब लेकर आए, पता नहीं क्या क्या नाम लिए गए। आज इमरान खान को कौन लेकर आया है? आज तो पूरा निजाम हमारे खिलाफ था, आज तो तमाम की तमाम सियासी जमातें इकट्ठी थी, इमरान खान जेल में था। आप मेरा तारफ करवा रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। अंदाजा ये कीजिए, इमरान खान जो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ वाहिद फेडरेशन की पार्टी है, उसके लोगों को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले के नतीजे में जब हमसे बल्ला छीन लिया गया, जब धांधला हुआ, जब खरीदो फरोख्त हुई, और हमारी फरवा देखें खातून है, 52% है खवातीन पाकिस्तान की। अंदाजा कीजिए, कल हमारा आलमी दिन था खवातीन का, खवातीन की सीटें तक छीन ली गई। और सबसे बढ़कर आज मुझे बताइए, कौन सा रूल ऑफ लॉ, कौन से इंसानी हकूक? आज आपका असद तूर अंदर पड़ा है, आज आपका इमरान रियाज की जमानत हो रही है। जो बोलेगा, अभी मैंने सुना बसरा साहब 2018 के बाद मतीउल्लाह जान अंदर पड़ा था, अफसार साहब को गोलियां लग चुकी थी, का शो बंद करा सब दिया कुछ गया यहाँ पे था। ऐसे ही हो रहा था। आप लोग ऑफेयर करवा रहे थे लोगों को, ऐसे ना सुनाएं। ये जो सारी बातें हैं ये भी हमारे सामने से होती रही हैं। आज भी गलत हो रहा है, कल भी गलत हो रहा था। फरक भाई, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, हमारे पाकिस्तान में यहाँ पर या आमरीत रही है 76 साल, या ये पार्टियां जो लुटो और फुटो हैं, जो आज इकट्ठे दोबारा हुए हैं, दोबारा पाकिस्तान में को खून रह गया है उसको लूटने के लिए और अपना माल बनाने के लिए, जिनको पाकिस्तान की आवाम की हमायत हासिल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बंदूक के जोर पे, ये पैसे के जोर पे, ये अपनी माल के जोर पे आज इन्होंने इन आईनी जो ऑफिस पर कब्जा किया हुआ है। मुझे बताइए, इमरान खान तो टोटल 3 या 3.5 साल रहा। इमरान खान को कहा गया 76 साल आप एक तरफ कर देते हैं, 72 साल। नहीं, सिर्फ आपके 2018 से अब तक वाला 3.5 साल 4 साल आप अपने ले लीजिए, और उससे पीछे भी जो कुछ हो रहा था इस मुल्क में, वजीर आजम को वक्त पूरा नहीं करने दिया गया, यहाँ पर धरना भी हुआ, किसकी मदद से हुआ, कौन से चैनल्स थे जिनको कहा जाता था कि आपने ये कवरेज ज़्यादा दिखानी है, नहीं दिखानी, ये सब कुछ यहीं पे हो रहा था ना बसरा साहब। इंसानी जो हकूक की पामाली भी यहीं पर हो रही थी। मैं तो एक बात जानता हूँ, हाँ जी फरक भाई, मैं तो एक बात जानता हूँ कि आज जो कुछ हो रहा है, आप माजी में मैं फिर कहता हूँ, माजी में आप जो 4 अदवार थे, आप देखें, तलाफी करके आगे बढ़ें। आज कहें कि कल गलत हुआ था, हम इस पे शर्मिंदा हैं, आगे बढ़ते हैं। फरक भाई, 4 आमरों का दौर, फिर ये कभी जरदारी, कभी शरीफ, कभी जरदारी, कभी शरीफ, इनके अदवार। आज जो पाकिस्तान में किया धरा है, मैं तो कहता हूं ट्रुथ रिकंसिलिएशन आप बनाएं, एक कमीशन, सामने आए हकायक, कौन है जिसने पाकिस्तान का माल लूटा है,
पाकिस्तान के गरीबों को लूटा है। पाकिस्तान के आज जो हर पैदा होने वाला बच्चा 2.5 लाख का मकरूज हो रहा है, चलें, वो ये किसकी लंबी बदौलत बात हो हो रहा है? जाएगी। कौन करेगा? बस्सा साहब, लेकिन लंबी बस्सा बात साहब, हो जाएगी। कर्जा तो डॉक्टर साहब आपके सुन दौर लें, में डॉक्टर सबसे साहब। ज्यादा लिया गया, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कर्जा कहां पे गया। और आपके पास मौका था, उस वक्त आप एक इस तरह का कोई एक बना देते ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। किसने रोका था? और मैं इसमें एक चीज ऐड जी, एक करूंगी, मिनट, बड़ा फरवा अच्छा को भी लग रहा है ऐड कर बसरा लें। साहब के मुंह आसानी हो से। जाएगी, बसरा साहब, मैं आसानी बसरा हो साहब जाएगी आपके जवाब मुंह से देने ये आमरीत का लफ्ज सुनते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आमरीत के दौर की बात कर रहे थे तो उमर अयूब साहब बाय द वे आपके प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कंडेम कर रहे हैं कि साथ दे रहे हैं। एनीवेज दैट्स डेमोक्रेसी। लेकिन बसरा साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। कल भी गलत था, आज भी गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे आई है, कैसे आपका आरटीए सिस्टम 3 दिन तक बैठा रहा? जो रात को जीत रहे थे वो सुबह हार गए, और जो रात को हार रहे थे वो सुबह जीत गए। 3 दिन तक हम इंतजार करते थे दफ्तरों में बिस्तर डाल के कि आज रिजल्ट आएंगे, और ये क्या ये वही रिजल्ट आएंगे? आज भी वही हुआ है। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोगों ने भी उस वक्त अपना फायदा देखा और उस जगह चले गए जहां से आपको मना किया गया था। पूरी पार्टी मुफाहमत की बात कर रही थी, आप कह रहे थे नहीं हम तो जाएंगे और बात करेंगे, दरवाजा खटकाएंगे। आज भी मुफाहमत की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग रिटेलिएट कर रहे हैं, आप रिजिलियंट हुए हैं। इसकी क्या वजह है? इट्स अ टाइम फॉर पाकिस्तान। जी बसरा साहब, क्या वजह है, क्या वजह है? फरवा, आप डंडी नहीं, आप डंडा मार रही हैं, डंडा। मेरी गुजारिश सुन लें। एक तो आप तीनों की आवाज का कोई मसला बना हुआ है, कोई टेक्निकल इश्यू है, मुझे आवाज क्लियर नहीं आती। लेकिन जो मैं समझ पाया हूं, आपने ये कहा कि आपको कौन लेकर आया, आप किधर को जाते हैं, आप किधर को आते हैं। मैं तो फिर कह रहा हूं, तमाम दानिश्वरों से, तमाम सहाफियों से, तमाम सियासतदानों से, आए आज सच बोलने का वक्त है। आज हम सब लोग सच बोले। मुझे बताइए ना कि आज अल्लाह नबी के नामों के नीचे खड़े होकर किस तरह अल्लाह की मदद हमारे साथ आ सकती है, किस तरह हम अल्लाह की रहमत हम पे आ सकती है। आधी से ज्यादा असेंबली जाली, कौमी असेंबली शहबाज शरीफ हारा हुआ, आधी से ज्यादा असेंबली जाली पंजाब की मरियम बीबी हारी हुई, सदर 24 सीटों के साथ, और कर क्या रहे हैं सर? आपकी 80 से ज्यादा बसरा साहब 80 से ज्यादा सीट्स का मामला है। आप इलेक्शन कमीशन में लेके 20-22 सीट्स गए हैं। दैट डजंट मेक सेंस। आप ट्रिब्यूनल की तरफ जाएं, आपके पास कानूनी रास्ते हैं। मैं आप लोगों के अगेंस्ट बात नहीं कर रही, लेकिन पॉइंट ये है कि आपके ही बानी पीटीआई कहते थे कि मुझे कोरम पूरा कराने के लिए फोन कराना पड़ता है, बिल पास कराने के लिए फोन कराने पड़ते हैं। बसरा साहब को हमारी समझ नहीं आ रही। बसरा साहब सुन लें। बसरा साहब, आपके दौर में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, आपको पता था कि मेजोरिटी किसके पास है, आपको पता था ना। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट आया, तो वो वोट आपके दौर में ही खरीदे गए थे ना। आपके दौर में ही लोगों को मजबूर किया गया था ना कि वो पीटीआई के कैंडिडेट को वोट डालें। अच्छा वल्लाह बा खुदा, मुझे आप तीनों का कोई बात चलें बसरा साहब, हम कोशिश करते हैं टेक्निकल इश्यूज रिजॉल्व हो जाए, फिर आपसे बात करते हैं। जावेद मियाँदाद साहब की तरफ चलते हैं। हालात चूंकि मैं बड़े, तो एक बात जानता हूं, हाँ जी, सुन तो ले। मैं एक बात जानता हूं, अगर मेरी आपको आवाज आ रही है, आप मेरे साथ मुनाजरा कर लें, आप मुझे अपने स्टूडियो में बुला लें। शौकत बसरा खुद विक्टिम है। जो मैं जनूबी पंजाब, बहावल नगर, हारूनाबाद, कोटाबाज का रहने वाला हूं। कहा गया कि पीटीआई शहरों की जमात है, पीटीआई सोशल मीडिया की जमात है, ये मम्मी डैडी हैं। आपने हमारा लीडर जेल में डाल दिया, निशान ले लिया, कैंपेन नहीं करने दी। हमने नहीं किया। जिन्होंने आपको ताकत दी थी उन्होंने वापस ली, और मुनाजरा करना है तो इजाजुल हक साहब को बुलाएंगे। बसरा साहब, इजाजुल हक साहब को और आप दोनों को बुलाएंगे। मसला है वे तुसी गल सुन लो ना, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਿਕ ਤਾਦੀ ਸਨ ਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ। ਜਾਵੇਦ ਮਿਆਂਦਾਦ आपके साथ हैं। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ बोलें प्लीज बोलें। जवाब तो सुन ले, जवाब सुन ले। एक आमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा है इजाजुल हक, मैंने फर्क भाई आपको इंटरव्यू भी दिया था। वो मेरे से 40,000 वोटों से हारा है, तीसरे नंबर पर है। उसका नोटिफिकेशन कर दिया जाता है। मुझे बताएं मैं किस अदालत में जाऊं, कौन से इलेक्शन कमीशन में जाऊं? मैं तो खुद विक्टिम बैठा हूं आपके सामने। शौकत बसरा, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा चैलेंज है, वो आपके प्रोग्राम में आ जाए, वो किसी मस्जिद में आ जाए, वो खाना काबा में आ जाए,
और वो झूठे हलफ उठा रहे हैं सारी की सारी असेंबली। आप मुझे अभी बता रहे थे सदर बन गया। भाई सदर क्या बन गया? ये वही सदर है ना जिसको अंदाजा करें, जिसने घसीटना था वो वजीर आजम बन गया और जिसने घसीटा जाना था वो सदर बन गया। साहब ज्यादती ना करेंगे, मैं आपके पुराने बयानात निकालूंगा। सर आप अचकजई की इमरान खान के स्टेटमेंट निकाल रहे हैं अचकजई के हवाले से, इमरान खान की स्टेटमेंट निकाल रहे हैं अचकजई के हवाले से। आज वो आपका प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है। लेकिन बाबर डोगर साहब, एक चीज हमें एडमिट करनी पड़ेगी कि पॉइंट ये है कि जिस पार्टी के साथ ज्यादती हुई है उसके लिए बसरा साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आवाज उठाना हमारा बुनियादी फर्ज है, ठीक है। लेकिन इन सियासतदानों को भी समझ आ जानी चाहिए आपस में भी बैठ जाएं कि भाई आपकी आपस में रजामंदी पहले है, फिर कहीं और, ठीक है। मुझे जावेद भाई की बात प्लीज, आज आपने बड़ी दर्दमंदी से जो बातें कर दी हैं, उसके बाद मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं शौकत बसरा साहब की और बाबर डोगर साहब की और फरवा की वही बातें सुनूं जो मैं हमेशा यहाँ पे सुनता हूँ। तो आपने तो एक बहुत बड़ी अपील कर दी है, अल्लाह करे कि ये किसी तरह आगे पहुँचे। ये बताएं कि आपको लगता है कि अब आपके दोस्त बन गए सदर, आपको स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान में, कोई हालात बेहतर होंगे, आपको लग रहा है? नहीं, आने चाहिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबको मिल के हेल्प करनी पड़ेगी। मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान को अगर अब आप यहीं देख लेंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो इस तरीके से तो मुल्क नहीं होता। मुल्क में एक ज़बान होनी चाहिए और मैं समझता हूँ सबके सामने हर चीज़ आएगी कि इस वक्त क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सबको मिलकर करना पड़ेगा। आपकी बात को तो सुना जाता है, आपकी अपील को भी सुना जाएगा। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ सब मिलजुल के रहना, सारा काम करें। जैसे मैंने कहा, खान साहब को, जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ साहब को आप क्या अपील करते हैं कि आपस में बैठ के आगे बढ़ें? देखिए, पॉलिटिक्स में तो है, ये चीज़ तो है, एक दिन होता है, दूसरे दिन मिलना मिलाना तो रहता ही है ना। ये तो नहीं अलग हो जाते हैं। और पॉलिटिक्स ऐसी तो नहीं है कि आप आज हुए तो उसके बाद ख़त्म ही हो जाता है, रहता है। आज आप वेट करें, हमेशा मैंने जो दूसरी जगह देखा है, देखें एक गवर्नमेंट आती है, एक जाती है, दूसरी वेट करती है, वो फिर ट्राई करती है कि हम अच्छे से अच्छा करके ना फिर आगे जाए। हमारे यहाँ तो आज तक भी है ना, किसी गवर्नमेंट जब हटती है या कुछ होता है, किसी ने माना ही नहीं है। हमेशा है ना हेयर देयर करके ना वो चीज़ें रहती हैं और वही चीज़ें है ना फिर चलती रहती हैं। कभी भी ये नहीं हुआ स्टेबिलिटी। अगर एक गवर्नमेंट आई है, मैं समझता हूँ कि उसको टाइम दे दिया जाए, ठीक है जी, ओके 2 इयर्स, कोई नहीं आएगा, वी विल हेल्प, एवरीबडी विल हेल्प। 2 साल में आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट कहाँ तक आई है, देन यू स्टार्ट। यहाँ तो ये होता है पहले दिन से शुरू हो जाता है। बसरा साहब देखिए, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कहें हम आपकी मदद करते हैं, आप आगे बढ़ें, पाकिस्तान को बेहतर करें। जावेद मियांदाद साहब की तजवीज़ है। जावेद मियांदाद, मैं फिर कह रहा हूँ, जावेद मियांदाद हमारे कौमी हीरो हैं। इनका कहना सर आंखों पर, अभी भी जब इन्होंने शारजा का छक्का मारा था ना, मुझे अभी तक याद है कि वो छक्का इन्होंने नहीं मारा था, यूं लगा था जैसे पाकिस्तान ने आज इंडिया को फतह कर लिया है, आज दुनिया को फतह कर लिया। जावेद भाई, आप जैसे लोगों की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सबको मिलकर पाकिस्तान का सोचना है, सबको मिलकर पाकिस्तान को उठाना है। जो प्रॉब्लम में जो भी चीज होगा, पाकिस्तान होगा, तो सबकी हमारी अपने को ये सारी चीजें हैं कि हमें मिलकर करना पड़ेगा। साहब की सुन लें। जावेद भाई मेरी बात मुकम्मल होने दें। इन तिलों में तेल नहीं है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 4-4 बारियां दी है। 70 साल से ये मुल्क को खून को चूस रहे हैं। मुझे बताएं ना, आप चले हुए कारतूसों से उन लोगों ने जिन्होंने मेरा और आपका बच्चों का माल खा लिया है, पैसा खा लिया है, लूट के ले गए हैं बाहर, उनसे क्या तवक्को रखेंगे आप? यानी कि आप चाहते हैं कि दोबारा मोमन एक सुराख से एक दफा डसा जाता है, आप कहते हैं कि बार बार डसे जाएं। वो यहां पर हो क्या रहे? ये आप खानदान देख लेना, जरदारी साहब नहीं, उनका बेटा नहीं, उनकी बेटी मरियम बीबी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज। यानी कि यार ये बादशाहों का मुल्क है। अगर आपने इतना फ्रॉड और जुर्रू इलेक्शन करवाना था, 70 अरब रुपया कौम का लगवा दिया और 14 रुपए की पेंसिल से आपने बेड़ा गर्क कर दिया, तो आप इनको दोबारा नोटिफाई वैसे कर देते, आप इनको बादशाह बना देते, आप मुल्क इनके हवाले कर दें। पहले भी इनके हवाले है। आपको अगर अवाम नहीं चाहिए, अवाम का फैसला नहीं चाहिए, तो क्यों ढोंग मचाया हुआ है? क्यों फ्रॉड इलेक्शन करवाते हैं? क्यों अवाम का तमस्खुर उड़ाते हैं? अवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं। और एक बात बता दूं, जब तक अवाम इन इदारों की और इन जाली, चूंकि ये जाली असेंबलियां हैं, जाली सदर है,
जाली वजीर आजम है, जाली वजीर आला है। ये कोई इनकी कानूनी आईनी हैसियत नहीं है। जब तक अवाम इनके साथ नहीं होंगे तब्दीली नहीं आएगी, तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है बसरा साहब, तब्दीली उसी वक्त आएगी। हमने आपकी बात उसी तरह से सुनी है जिस तरह से आज की ओपोजिशन को हुकूमत की बात सुननी चाहिए। हमने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया आपको, और आपने कह दिया हुकूमत जैली, वज़ीर आज़म जैली, सदर जैली, सारी आप इससे पहले भी खान साहब ने भी कहते आए हैं असम्बलियाँ जैली है वो। लेकिन इससे पाकिस्तान का मसला हल नहीं होता ना। सिर्फ जैली कहने से असम्बली से क्या असम्बली के लोग बाहर निकल जाएंगे? क्या आज के बाद ये असम्बली जैली हो गई है? अच्छा फरक भाई, मेरा आपसे एक सवाल है। फरक भाई, मेरा आपसे और तीनों जो दोस्त बैठे हैं उनसे एक मासूमाना सवाल है। आप मुझे बताएं कि जिस निजाम में अवाम आपके साथ नहीं होगी, जिस सिस्टम के साथ नहीं होगी, जिस असम्बली के साथ नहीं होगी, क्या वो निजाम चल पाएगा? जी निजाम तो वो भी नहीं चल पाएगा जिसमें अदल ना हो, जिसमें इंसाफ ना हो। सबसे बुनियादी चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है। आप तो अभी इस पे आ गए हैं, मेरे पास आप रह गए 1.5 से 2 मिनट। तो आप पहली बात तो ये कि आपके मुंह पे मासूमाना सवाल बिल्कुल फिट नहीं आता। आप कहा करें जाबराना सवाल, आप कहा करें आमराना सवाल, ठीक है? आपके मुंह पे मासूमाना तो ना कहें बसरा साहब। आप तो गुफ्तार के खिलाड़ी हैं, गुफ्तार के गाजी हैं आप। सुने फरक भाई, आवाज फिर आपकी नहीं आई। मैं फिर अपनी बात पे कायम हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में ना कोई आइन है, ना कानून है, ना अदालतें हैं। या हजरत अली का कौल है कि कुफर की हुकूमत रह सकती है, जुल्म और जबर का निजाम। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, हमारी माएँ बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कह दिया कि कुफर की हुकूमत चल सकती है, लेकिन वो मुआशरा नहीं चल सकता जिसमें अदल और इंसाफ ना हो। बाबर डोगर साहब, मैं आखिरी बात आपसे एक कमेंट लूँगा, फिर मैंने प्रोग्राम ख़त्म करना है। इसको हमारी ट्रांसमिशन आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन थी, जिसमें फरवा वहीद साहिबा का, अजमल जामी, सब लोगों का मैं साथ रहा। क्या आप देखते हैं कि अब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है आज के दिन के बाद? क्या है अपना आखिरी कमेंट दे दीजिए। जी देखें, जो एक सेटअप, एक आइडियल सेटअप हो सकता है वो बन रहा है कि प्रेसिडेंट जो है उसी कोलिशन गवर्नमेंट के हैं जो कि इस वक्त जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं, वही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। 3 सूबों में उनकी गवर्नमेंट आ चुकी है। ठीक है, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उनके पास मेजोरिटी भी है और उनको डिलीवर करना चाहिए। परफॉर्म करने का टाइम भी है, बिल्कुल टाइम है, पूरी अपॉर्चुनिटी है, कोई उनके पास बहाना नहीं है। आप ठीक है जावेद भाई, क्या अच्छी उम्मीद रखें? अब अच्छे दिन आ रहे हैं। देखिए, बुरे टाइम से एक टाइम आता ही है कि अच्छे की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है कि हर आदमी ने सब चीज़ें देख ही ली हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें जाना पड़ेगा, ठीक है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम नहीं गए तो फिर वही पुरानी बातें आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया जावेद भाई। जी फरवा, आखिरी जल्दी ज़रा। मौजूदा गवर्नमेंट की जो है वो कबूलियत हो चुकी है, मकबूलियत पर उनको काम करना है, मकबूलियत पे काम करना है, मकबूलियत पे काम करना है। अगर फैसले बहुत ज़्यादा सख्त लेंगे तो मेरा ख्याल से डैमेज होगा, लेकिन अगर टाइम मिल गया और खेलने का मौका मिल गया तो शायद कबूलियत के साथ मकबूलियत भी बढ़े। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर डोगर साहब, जावेद मियांदाद साहब, जनाब फरवा वहीद साहिबा, हमारे मेहमान हमारे साथ थे। और पाकिस्तान ने आज अपने 14वें सदर को मुंतखब कर लिया है, कल उनका हल्फ होगा और पाकिस्तान को बहरहाल आगे बढ़ना है। ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, हमें भी उम्मीद है, आपको भी उम्मीद रखनी है कि पाकिस्तान आगे बढ़े और पाकिस्तान तरक्की करे ताकि ये जो मसाइल हमारे ख़त्म हो। आपने मेरे फर्क उड़ा, इसको जा दीजिए लाने के बाद।